चलिए देखिए, ये जहाँ तक बताया था उसके आगे चल रहा है, हाँ हुआ था उसके आगे। तो देखिए इसमें है आपका व्यक्ति के कार्य समय का लगभग कितने प्रतिशत भाग अंतर वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त होता है, कितना परसेंट होता है बता सकते हैं? तुम बताए थे इसका आंसर बताइए, उसने जो लिखवाया था उसमें था कितना? अंतर वैयक्तिक संप्रेषण में व्यस्त हो गया है, ये आपका हो जाएगा लगभग 80 से 90%। वो दूसरी चीजें थी, समझ में आ गया? इसके बाद फिर जो है याद रखना है। इसमें बताइए अंतर वैयक्तिक संघर्ष का सबसे अधिक उद्भूत स्रोत क्या है, तो कहाँ से सबसे ज्यादा निकाला जाता है, स्रोत क्या है? तो संगठनात्मक मानक सबसे अधिक उद्धृत स्रोत क्या हो जाएगा? स्रोत देखिए पहला क्या, संगठनात्मक मानक, कमजोर संप्रेषण, संरचनात्मक विन्यास, सामाजिक दबाव। तो देखिए इसमें क्या है, क्या कह रहा है? सबसे अधिक उद्धृत मतलब कहाँ से वो मिल जाएगी, ये हमेशा होगा कमजोर ओवर कम्युनिकेशन में, तभी ना वो समंजस नहीं बैठाएंगे, वो ये अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, सारी चीज़ें होगा। जो कमजोर रहेगी वो से रहेगा तो उसमें जरूरत ही नहीं पड़ेगी अंतर्वैयक्तिक की। भाई किसी से कोई चीज़ मिलजुल के तभी करेंगे ना, तो कोई चीज़ें नहीं होगा कि बनाना होगा। इसका बताइए क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की तथ्यात्मकता पर बल देता है? इसमें कौन देता है बताइए? संव्यवहार प्रतिरूप। ये क्यों होता है? चाहे तो इसको लिख लीजिए, देखिए एक लाइन में लिखवा दे रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? देखिए संप्रेषक का संव्यवहारात्मक प्रतिरूप सूचना के निरंतर आदान प्रदान को संदर्भित करता है, हो गया? जहां प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों प्रक्रिया में शामिल होते हैं, जहां प्रेषक और प्राप्तकर्ता दोनों प्रक्रिया में शामिल होते हैं और संदेशों को संप्रेषित करने के लिए बारी-बारी से हिस्सा लेते हैं, बारी-बारी से हिस्सा लेते हैं। बारी-बारी से हिस्सा लेते हैं। यह प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गतिशीलता पर जोर देता है। यह प्रतिरूप अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण की गतिशीलता पर जोर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा सचेतन श्रवण
पे बाधा नहीं है, इसमें कौन सा नहीं है बाधा? इसका आंसर हो जाएगा द्विक दृष्टिकोण। द्विक दृष्टिकोण मतलब सर दोहरा दृष्टिकोण। हाँ, दोहरा दृष्टिकोण। तो एक बात दूसरे तरीके से बात करेंगे, बात मतलब नहीं होगा। लिख लीजिए इसके बारे में, थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। ठीक है, पूर्व निर्णय कॉमा संदेश अतिभार और संदेश जटिलता को अप्रभावी सुनने श्रवण में एक बाधा माना जाता है। हालांकि द्विक दृष्टिकोण सचेतन श्रवण को सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। सकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। संप्रेषण प्रक्रिया में सूचना को जानबूझकर हेर-फेर करना क्या कहलाता है? विचलन। बताइए। इसे कहते हैं जानबूझ के हेरा फेरी कर देना, तो फिल्टरिंग करना है। इसका हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश वाला अगर थोड़ा समझेंगे तो ज़्यादा समझ में आ जाएगा। इंग्लिश से ज़्यादा अब समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है, लेकिन इसको देखेंगे तो आ जाएंगे। जैसे कि इस चीज़ को फिल्टरिंग करना है, जैसे इधर से उधर करना, तो ये आपका हो जाएगा इसमें। समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण, ये क्या कहलाता है? अधोगामी संप्रेषण, समान समूह के सदस्यों के मध्य संप्रेषण, पार्श्विक संप्रेषण, लेटरल कम्युनिकेशन, ये हो जाएगा आपका बी वाला। इसका लिख लीजिए, ऐसा क्यों होगा? लिखिए, पार्श्विक संप्रेषण एक समुदाय सहकर्मी समूहों, पार्श्विक संप्रेषण एक समुदाय सहकर्मी समूहों, विभागों या एक संगठन की इकाइयों के भीतर लोगों के बीच सूचनाओं, विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान या साझा करना है। साझा करना है। संगठनों में अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? पहला है आपका, एक दक्ष संप्रेषण सदैव प्रभावी नहीं होता है। दूसरा है आपका, एक प्रभावी संप्रेषण सदैव दक्ष नहीं होता। शायद आया भी था, इसमें क्या होगा? दोनों सही दोनों गलत, क्या होगा? दोनों सही होगा। आपका आ जाएगा
कौन सा एक पराभाषा पैरा लैंग्वेज में सम्मिलित नहीं है? इसमें कौन सा हो जाएगा बताइए? पैरा लैंग्वेज इसमें हो जाएगा मौखिक अंतःक्रिया। क्यों होगा लिख लीजिए। देखिए पराभाषा यानी पैरा लैंग्वेज जिसे वोकलिक्स भी कहा जाता है। मेटा कम्युनिकेशन का एक घटक है। मेटा कम्युनिकेशन का एक घटक है। एक्चुअली इसमें शब्द भी ऐसे ऐसे हैं कि जो अगर ज़्यादा समझेंगे तो इसे दिमाग से हो जाएगा। मेटा कम्युनिकेशन का एक घटक है। ये वाला पीडीएफ पूरा भेज दे रहे हैं, एक बार आप लोग इसको अपने मन से पढ़ दीजिए, उसके बाद हम समझा देंगे, ठीक है ना। मैथ वाला स्टार्ट करते हैं कहिए तो, क्योंकि इसमें ज़्यादातर यही है। एक बार पढ़ लीजिएगा, उसका हम एक बार करेंगे, थ्योरी पूरा लिखवा देंगे। पीडीएफ आगे होगा, आप लोग पास आया ना, पीडीएफ आगे होगा, उसको पढ़ लीजिएगा थ्योरेटिकल, और बाकी जो मैथमेटिकल वाला जो समझने वाला है वो समझ लीजिए, क्योंकि ये सब थ्योरेटिकल खाली लिखना और आपको पढ़ना समझना है। इसमें कुछ ऐसा कुछ मैथमेटिकल है नहीं, सब रटने वाली चीज़ें हैं। पढ़ाने में तब मजा आता जबकि समझने वाली चीज़ें हो, इसमें सारी चीज़ें हैं लिखने वाली। भाई चलते हैं मैथ वाले कराते हैं। चलिए आगे इस पे देखिए, क्वेश्चन सब सी सेट में पूछा गया है। इसको सॉल्व करिए, कितना आएगा इसका बताइए। आया हुआ है सी सेट में x प्लस पहला है, दूसरा है आपका इसमें x एम y का मान बताना है, कितना हो जाएगा बताइए। देखिए पहले या तो इसको बराबर करिए, इसको बराबर करिए, तो इसमें एक काम करिए। देखिए एक बार इसको ऐड कर दीजिए और एक बार डिफरेंस ले लीजिए, जो इक्वेशन आएगा उसको हम सॉल्व कर देंगे। अगर इसको ऐड करेंगे, इस मान लीजिए इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, इसको ऐड करिए कितना आ जाएगा। देखिए 8, क्योंकि ऐड करने में जब सेम डिजिट है, इसको भी जोड़ने को वही आएगा, इसको भी ऐड करने को वही आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, कहीं ना कहीं हो जाके उधर कट जाएगा। ठीक है, एग्जाम में जो आता है ना बहुत टफ नहीं बनाएगा ये। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे भी देखिए 3 4 8, यही है ना। यहाँ x यहाँ y इक्वल टू, इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 0 और यहाँ कितना हो जाएगा 4 और यहाँ कितना हो जाएगा 9 8, तो कितना हो जाएगा आपका 17 और 17। यहाँ अगर कॉमन ले लें x प्लस वाई, फिर क्या हो जाएगा 2। कितनी बार में कटेगा x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ऐसे माइनस कर दीजिए इसको, दो में से एक माइनस कर दीजिए, -1, ये वाला इसमें से घटा देंगे, कितना हो जाएगा बताइए। माइनस करिए 6 आ जाएगा और कितना आएगा 8 आएगा। यहाँ x हो जाएगा और प्लस यहाँ भी हमको लग रहा हो जाएगा माइनस में आ जाएगा। y इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस कर देगा, कितना 86 ही होगा। अब यहाँ देखिए 86 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 1।
अब कोई भी चीज़ दिया हो यहाँ पे देखिए, अगर इसको 3 मान लें, इसको 4 मान लें, तो हम x की वैल्यू में कितना हो जाएगा डायरेक्ट, उस दिन बताए थे ना, अगर x प्लस वाई दिया, x माइनस वाई दिया तो डायरेक्ट x का वैल्यू कैसे निकालेंगे, सीधा x इसमें क्या है, यानी कि x क्या बड़ा वैल्यू है, y क्या है छोटा वैल्यू है, इस दिन बताया, लेकिन डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ के वही तो करेंगे, अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2x बराबर कितना आ जाएगा मेरा, 6 आएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसके बाद फिर इसको घटा देंगे, तो घटा देंगे तो क्या x वाला पार्ट कट जाएगा, y वाला बचेगा, 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, y इक्वल टू कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 3, y इक्वल टू यही है, ये वाला लिखना हो तो लिख लीजिए, खाली सॉल्यूशन लिखना हो तो लिख सकते हैं, क्वेश्चन आपके पास होगा, अगर जरूरत हो तो लिखिए, नहीं तो फिर आगे पढ़ाते हैं। वीडियो तो अपलोड ही होगा, देख लीजिए, उसे भी जाएगा कुछ नहीं है। चलिए इसका अच्छा हो जाएगा, क्या होगा, किस विकल्प का अनुसरण किया जा सकता है, पहला है धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, निष्कर्ष से कौन कौन सा निकाल सकते हैं, लोग तभी प्रेरित होते हैं जब वह एक निश्चित तरीके से करने या व्यवहार करने के लिए कुछ धन पाने की उम्मीद रखते हैं, इससे इसका कोई लेना देना नहीं, ये कथन कह रहा है, इससे क्या है, इससे निकलेगा धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, इससे इसका कोई मतलब नहीं निकलना है, धन के अलावा भी कुछ ऐसा कारक है जो प्रेरित करता है, तो इसमें दोनों नहीं हो सकता, वो भी सकता नहीं, क्योंकि 100% जब तक इसमें सही नहीं होगा तब तक इसका सही नहीं मानते हैं, तो सर दूसरा हो सकता है, दूसरा केवल धन के अलावा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो लोगों को प्रेरित करते हैं, धन एक बहुत बड़ा प्रेरक है, ये ऐसा कुछ कारक है जो लोगों को प्रेरित करता है। दूसरा आंसर होता है हाँ चलिए भी देखते हैं, दूसरा वैसे हो सकता है लेकिन क्यों नहीं हो रहा है, इसमें तो आंसर दे रहा है जो है डी वाला, चलिए भी देखते हैं बात, दूसरा होना चाहिए आंसर डी वाला, इसमें देखिए, इसमें क्या होगा आपका विषम विकल्पों में से विषम चुनिए, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये कैसे आया हुआ, जैसे एल का कितना हो जाएगा, कितने नंबर पे कितना हो जाएगा, कितने नंबर पे आएगा, डी दोनों को जोड़ दीजिए कितना आ जाएगा, यानी कि ये 28 हो जाएगा, ऐसे यानी कि ये लग रहा है कि दोनों को जोड़ के भी ये नंबरिंग किया है, बी वाले में देखिए जी कितने नंबर पे हो जाएगा, 10 नंबर पे, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ गया, 15 हो गया, ये वाला देखिए ई कितने पे हो जाएगा, 3 + 5 8 होगा, यानी कि ये आंसर हो जाएगा विकल्प विषम। इसमें क्या हो जाएगा, संदेश का कितना प्रतिशत अशाब्दिक रूप से प्रत्यक्षीकृत किया जाता है, इसका हो जाएगा 55% हो जाएगा। निम्नलिखित में से
कौन सी समस्या को हल करने की विशेषता नहीं है? बताइए इसमें कौन सा हो जाएगा? समाधान स्थिति का संगठन, समाधान की जटिलता, समस्या का आकार, समस्या का आकार, समस्या की समानता। इसमें है समाधान की जटिलता। इसका आंसर जो आ रहा है। ये इसमें आया था, सुनने की प्रक्रिया में निहित होते हैं कितने चरण निहित होते हैं? सुनने की प्रक्रिया तो लिखवाया था 5 चरण। ये बड़े हैं सिलाब का क्वेश्चन रेटिंग में आता है। मैं साल करिए इसका आंसर क्या होगा मुझे बताएं। इसमें क्या कह रहा है? कुछ चूहे बिल्लियां हैं। इसमें क्या हो जाएगा? कुछ चूहे बिल्लियां हैं। बना देंगे आपका कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं। कोई कुत्ता गाय नहीं है। इसको भी सिखा दीजिए। अब डिस्कस में क्या कह रहा है? कोई गाय बिल्ली नहीं है। तो ये सही हो सकता है कि गलत हो सकता है? कोई गाय बिल्ली नहीं है, सही होगा कि गलत होगा? अब यहाँ देखिएगा एक चीज़। और दूसरा क्या कह रहा है? कोई कुत्ता चूहा नहीं है। कोई कुत्ता कोई कुत्ता चूहा नहीं है। तो ये नहीं कह सकते कि कोई कुत्ता चूहा नहीं है। तब तक नहीं कह सकते जब तक कोई निगेटिव चीज़ें नहीं है। बात समझे? यानी कि कोई कुत्ता चूहा नहीं है, ये हम कैसे कह सकते हैं? इसके बारे में कुछ बता सकते नहीं बता सकते? ये गलत है। कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, कुछ बिल्लियाँ चूहे हैं, ये तो मेरा 100% सही होगा। बात समझे? तीसरा पहला वाला सही होगा कि नहीं होगा? कितने लोग बताते हैं पहला वाला सही होगा कि नहीं? देखिए यहाँ क्या कह रहा है? कोई गाय बिल्ली नहीं है। नहीं है सर, क्योंकि जब गाय का कुत्ते से कोई संबंध नहीं है तो गाय का ये बता रहा है। देखिए कोई गाय बिल्ली नहीं है। ये हम देखिए क्या कह रहा है कि कुछ बिल्लियाँ कुत्ते नहीं है। बिल्ली का कुछ भाग जो कुत्ता है वो गाय नहीं हो सकता। बात समझे ना? लेकिन जो इतना भाग बचा है इस भाग के बारे में नहीं कह सकते। हो भी सकता, नहीं भी हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा मेरा? गलत। बात समझे? जब ये कंडीशन होता है कि सभी बिल्लियाँ जो है क्या है? कुत्ते हैं। बात समझे? तब जो है तब उस कंडीशन में अगर गाय से रिलेशन बताता तब नहीं होगा। लेकिन यहाँ से जो भाग इधर बचा हुआ है उस हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसमें जब 100% नहीं होगा तो तक आंसर नहीं निकालना है। होता है इसका बताइए कितना आएगा? यहाँ देखिए 4, इसका जो है 4 का 3 गुना करके 2 जोड़ दीजिए। 4 के 12 2 14, 9 3 27 2 29। ऐसे इसका करेंगे तो 26 में 3 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा आपका? देखिए 71 आएगा। ऐसे इसका गुणा कर लेंगे कितनी बार? 3 बार। 6 3 18 2 20। इसमें बताइए क्या होगा? 981 से 27 256 उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार 64 इससे संबंधित है। इसका आंसर क्या होगा? इसमें क्या होगा? देखिए इसमें क्या कह रहा है? अगर इसका क्यूब हम निकालेंगे कितना होगा? 2 होगा। देखिए 2 का क्यूब है ना, 2 से 1 बढ़ा दिया कितना? 3। 3 का क्या निकाला? 3 3 का 9 की 27 81 3 के पावर 4। ऐसे अगर हम 27 का ले लें तो ये किसका क्यूब हो जाएगा? 3 का
क्यूब होगा। तो यहाँ क्या कर लेंगे, 3 1 4, 4 का कितनी, 4 की पावर 4 4 कितना हो जाएगा, 16, इसका अगर 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा आपका 256, 4 इंटू 4 इंटू 4, इसके पावर 4 बना देगा। ऐसे अगर यहाँ पे ले लेंगे इसका पावर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 की पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 4, ये बनाएगा। 5 की पावर 4 कितना हो जाएगा, समझ में आ गया ये लाजी, बाकी करिएगा उसी की बेइज्जती है। इसका बताइए आंसर क्या होगा। और इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, दिशा कैसे पता करते हैं। सामान्य ये है, इधर क्या हो जाएगा आपका पूर्व हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका पश्चिम, इधर उत्तर हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा आपका दक्षिण हो जाएगा। अब जैसे कह रहा वैसे ही राधिका अपने घर से दक्षिण की तरफ 50 मीटर चलती है, दक्षिण की तरफ चलेगी, किधर चलेगी, नीचे की तरफ 50 मीटर चलती है। फिर वह बाएं मुड़ती है, देखिए बाएं मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, क्लॉकवाइज 20 क्लॉकवाइज, बाएं मुड़ेगी 20 क्लॉकवाइज, क्योंकि देखिए ऊपर से जब नीचे की तरफ आ रही है तो बाएं किधर होगा, इधर होगा। बात समझे, ये 20 क्लॉक हो गया। बाएं मतलब हमेशा जान लीजिएगा, जब दाएं कहेगा, दाएं यानी कि राइट कहेगा तो ये होता है हमेशा क्लॉकवाइज, और जब बाएं कहेगा यानी कि लेफ्ट कहेगा तो ये होता है आपका एंटी क्लॉकवाइज। इसका ध्यान रखिए, कभी गलत नहीं होगा। जैसे दाएं बाएं, यहाँ का दाएं लगेगा, ऊपर का बाएं लगेगा। तो यहाँ भी इधर एंटी क्लॉकवाइज घुमा, मुड़कर 20 मीटर चला, यहाँ से चला मानी 20 मीटर यहाँ, इसके बाद वह उत्तर की ओर मुड़ा और 30 मीटर चला, उत्तर की ओर मुड़ा तो 30 मीटर यहाँ क्लियर कर दिया 30 मीटर। और वह अपने घर की तरफ जाती है। अब वह किस दिशा में चल रही है, लेकिन कहाँ से, उत्तर पश्चिम, यहाँ से इसने चलना शुरू किया, नीचे आए, यहाँ गया, फिर इधर आया, यहाँ से ऐसे बना दीजिए, ऐसे डायग्राम। अब ये कौन सी दिशा हो जाएगी, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम हो जाएगा। जहाँ से बताना हो वहीं से एक डायग्राम बना दीजिए, सीधा सीधा बना जाएगा। समझ गए ना ये चीज़। ड्रेस कोड का उदाहरण क्या बताइए, इसमें से कौन सा एक ड्रेस कोड संचार का उदाहरण है, कब बताया था, असामनी वाला कल आया था। नेगेटिवनेस कौन सा एक समस्या समाधान करने वाली विशेषताओं से संबंधित नहीं है, बताइए इसमें इसका हो जाएगा डी, समाधान के पदों की सामान्य जांच। प्रेस विज्ञप्ति किस प्रकार का संचार है, क्या हो जाएगा, इसमें बताइए क्या, इसमें क्या आएगा, देखिए ए के बाद है सी, अब ए के बाद कितना प्लस करने पे सी आया है, केवल बी, ये कहीं हुआ ना। इसके बाद सी के बाद देखिए कितना है, टी ई, तो अब एफ के बाद जे कहाँ से आया है, तो एफ जी एच आई यानी कि बी का डिफरेंस। इसके बाद 4 का डिफरेंस आएगा, तो के एल एम एन के बाद ओ आएगा, ओ आ जाएगा, ओ यानी ये अब एन के बाद क्या आया, ओ एक का, ओ के बाद फिर पी, फिर क्यू, फिर आर, ये भी दोनों बचा है। डी के बाद ई छोड़ के एफ, जी एच छोड़ के आई, जे के एल छोड़ के एम, फिर एन ओ पी क्यू छोड़ के क्या आ जाएगा, आर।
इसमें क्या आएगा? इसका पांचवा वर्ड कौन सा बनेगा? चार दिया, इसमें देखिए कितने कितने का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर हम P से देखें, P Q R S T, कितने का डिफरेंस पे आया? P के बाद Q R S T, यानी कि चौथे नंबर पे आ रहा है, सही ना। इसके बाद ये वाला देखिए कितने नंबर पे आ रहा है? T U V W, U V W, तो 3 इसे W X Y, यानी कि दूसरे नंबर पे, यानी इसके पहले वाले में कितने आएगा? 5 का डिफरेंस। तो 5 कहाँ से स्टार्ट करेगा? K से स्टार्ट करना है। K L M N O P Q नहीं होगा। K L से M N O P Q, यानी यहाँ क्या हो जाएगा आपका? L M N O P Q। इसमें क्या होगा? निम्नलिखित में से लुप्त संख्या ज्ञात करिए। अब इसमें देखिए क्या दिया है, कहाँ से सेट करेगा? ये अंक ज़्यादा यही आएगा, सबको जोड़ने तो आएगा नहीं, गुणा करने पे भी नहीं आएगा। ठीक है, इसका इसका गुणा करिए, आएगा नहीं आएगा। एक काम करिए, इसका 21 में 3 से भाग दे दीजिए, 7 आएगा। अब 7 का इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए 37 यहाँ जा रहा है। अब ऐसे ही मान लीजिए इसको भाग देंगे तो 4 से इसमें भाग देंगे, कितना आ जाएगा? 9, 12 9 108, ये आ जा रहा है। तो वही कुछ लॉजिक लगेगा। अब यहाँ पे कौन सा रखते हैं? ये कितना रखते हैं? अगर 3 रखते हैं, 3 बटे 24, 8 14 बटे 112, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोटल लॉजिकल है। ये सारे 6 का ही पेपर है, टोटल वही उठा के ले आए हैं स्कैन करके, ताकि वही एग्जाम में आना है, क्वेश्चन एक्सप्लेन कर लेंगे, कर लेना है। जितना क्वेश्चन है सब 6 का क्वेश्चन है। 4 पकड़ते छोटा इसके ऊपर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बताइए। यदि I इक्वल टू 80, M इक्वल टू 46, I कितने नंबर पे होता है? कितने नंबर पे होगा? I 9 पे, 9 का क्या है? डबल है। ऐसे भी क्या है? इसका डबल है। ऐसे ये सब ऐड कर लीजिए तो C कितने नंबर पे होगा? 3, वो कितने नंबर पे होगा? हाँ सही है। M 13, E सबको जोड़ लीजिए, देखिए कितना आ रहा है? 15 5 20 30 36, 36 आएगा, उसका डबल कर लिए, ठीक हो गया। ऐसे ही G कितने नंबर पे होगा? बताइए। O दोनों को जोड़ लीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ 15 7 22, इसका डबल कर लेंगे, यानी समझ में आ गया? ये देख लीजिए, पूछा गया है, कई पेपरों में आया है। कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज होता है, सत्य है कि नहीं? क्योंकि वर्ग है तो चतुर्भुज होगा ही होगा। चतुर्भुज में कोई हुआ नहीं, जब वर्ग है और समचतुर्भुज ये सब कहेंगे तब उसमें कोई प्रॉपर्टी लगेगा। तो प्रत्येक वर्ग समचतुर्भुज होता है, ये क्या हो जाएगा आपका? सही है। मतलब ये सही है कि इसमें गलत वाला हमें छाटना है, बात समझे? जो गलत होगा वो आंसर होगा, ये गलत है, इसके आधार पे वैसे सही है। अब प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज होता है, ये भी सही है। समचतुर्भुज है तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है, तो आयत की बात अगर करें तो आयत क्या होता है? कंप्लीट होता है। ये समांतर चतुर्भुज तो बनेगा, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की प्रॉपर्टी क्या होती है? आमने सामने की भुजा समांतर हो, बाकी उसमें कुछ नहीं लिखा जाएगा, बराबर होना बराबर नहीं है, बात समझे? तो यहाँ हो जाएगा। उसके बाद डी वाला क्या है? प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, तो ये 100% नहीं कह सकते, बात समझे?
प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है, क्योंकि समचतुर्भुज ऐसे भी हो सकता है, तो ऐसे में वर्ग कहाँ बनेगा, यानी गलत क्या हो जाएगा आपका ये वाला, यही मेरा आंसर बनेगा। कैसे सर समझे नहीं? ये वाला समचतुर्भुज का क्या कह रहा है, प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग होता है। वर्ग की प्रॉपर्टी क्या है कि इसमें हमेशा 90 डिग्री, चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्लस ये 90 डिग्री का होता है, समझे। लेकिन समचतुर्भुज में ये नहीं है। समचतुर्भुज में क्या है कि जो है इसमें बस चारों भुजाएं बराबर होना चाहिए और आमने सामने की भुजा समांतर रहनी चाहिए, तो समचतुर्भुज हो जाएगा, समझे। चारों भुजा मान लीजिए ये भी समचतुर्भुज में आ जाएगा क्योंकि इसकी चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन ये वर्ग नहीं होगा। अगर यहाँ पे ये देता कि प्रत्येक वर्ग एक समचतुर्भुज है तो ये सही हो जाएगा, पर दिया है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक वर्ग नहीं होगा। जैसे यहाँ पे कह रहा है कि प्रत्येक समचतुर्भुज एक समांतर चतुर्भुज है, तो सही है, वो भी सही हो जाएगा। लेकिन अगर ये कह दे कि प्रत्येक समांतर चतुर्भुज एक समचतुर्भुज है तो गलत हो जाएगा, समझे। प्रत्येक समांतर चतुर्भुज, देखिए समांतर चतुर्भुज ऐसे भी हम बना सकते हैं, समचतुर्भुज कहाँ बनेगा, बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें भुजा पर इसमें समांतर चतुर्भुज का जो प्रॉपर्टी होता है उसमें क्या कहता है कि आमने सामने की भुजाएं क्या हो, बराबर हो और समांतर हो। कोण 90 डिग्री हो ना हो इससे मतलब नहीं है। और समचतुर्भुज में क्या कहता है कि इसकी चारों भुजाएं बराबर होनी चाहिए, उसके साथ साथ क्या होना चाहिए, आमने सामने का जो है वो समांतर होना चाहिए बस भुजा, और उसमें कुछ नहीं है। तो ऐसे यहाँ पे लिखे क्या, प्रत्येक आयत एक समचतुर्भुज है तो सही है, लेकिन प्रत्येक समचतुर्भुज एक आयत है ये गलत हो जाएगा। तब प्रत्येक समांतर चतुर्भुज अगर एक आयत है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आयत में प्रॉपर्टी होता है कि कंपल्सरी 90 डिग्री होना चाहिए, तो 90 डिग्री होगा नहीं। ये होता है एक त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 मीटर है तथा उसकी भुजाओं का अनुपात 5:12:13 है, तो खेत का क्षेत्रफल क्या होगा, मेंसुरेशन पढ़े हैं ना, इससे निकालिए। अब देखिए परिमाप क्या होता है, जानते हैं परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब होता है बाहरी माप। जैसे हम कहें रटिए मत, इसमें टीवी का पूरा परिमाप क्या होता है, तो परिमाप मतलब है इसकी लंबाई है, लंबाई नाप लीजिए, चौड़ाई है, चौड़ाई नाप लीजिए, लंबाई चौड़ाई नाप लीजिए, वही इसका क्या हो गया परिमाप हो गई। 2 बार लंबाई देखने बराबर है, 2 बार नाप लीजिए इसको 2 बार नाप लीजिए। त्रिभुज है, त्रिभुज की कोई भुजा पर्टिकुलर दिया नहीं है तो सारी भुजाओं को ऐड कर लेंगे, वही इसका क्या हो जाएगा परिमाप। मान लीजिए A मान लीजिए, B मान लीजिए, C, इसका परिमाप क्या बनेगा, A + B + C। तो यही दिया त्रिभुज के खेत का परिमाप जो दे रखा है, त्रिभुजाकार खेत का परिमाप 540 दिया है। तो यहाँ भुजाएं हम मान लें, मान लीजिए A B C का मान लो, ये मान लीजिए जो है 5x, B बराबर मान लीजिए 12x, C मान लीजिए 13x। तो इसका जो परिमाप होगा कितना होगा, सबको ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका 13 और 12 13 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 25, 25 5 30, यानी कि 30x बराबर ही परिमाप होगा, +B + C बराबर कितना भी है 540 के, x बराबर कितना हो जाएगा, 3 से काट दिए, अब खेत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। अब इसमें देखिए सबका हम निकाल लें पहले भुजा, तो ये कितना हो जाएगा, देखिए 18 25 90, ये कितना हो जाएगा 18 और 12 को गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 200, सही है ना, गुणा करके देख लीजिएगा, 13 का गुणा कर देंगे कितना आ जाएगा, कितना 100, पूरा चेक कर लीजिएगा जो भी होगा, ठीक है ना। अब देखिए इससे फार्मूला लगाएंगे, क्योंकि इसमें 2 तरीका होता है, या तो ये देख लीजिए क्या ये समकोण त्रिभुज बनेगा, ये कैसे पता चलेगा समकोण त्रिभुज है कि नहीं है, चेक करने ट्रिपलिंग में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बात समझे। यानी कि सबसे बड़ी भुजा है इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर के बराबर है कि नहीं है, तभी ना हो जाएगा ना, पकड़ में आ जाएगा। अगर समकोण त्रिभुज है तो डायरेक्ट फार्मूला लग जाएगा, अगर
समकोण त्रिभुज नहीं है तो फिर फार्मूला वो यस इंटू यस वो वाला फार्मूला लगेगा। है समकोण त्रिभुज ना, देखने से लग रहा है क्योंकि 5 का स्क्वायर करके यहीं से देख लेंगे और प्लस 12 का स्क्वायर बराबर 13 का स्क्वायर आ रहा है। 5 25 12 बराबर 144 और 13 169, इन दोनों को ऐड कर दिए तो 169 के बराबर है बस। तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई b इंटू h। एक होता आधार ऊंचाई, अब इसमें कौन सा माने कि आधार होगा कौन ऊंचाई होगा, केवल एक छोड़ देंगे जो सबसे बड़ी भुजा होगी। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है आपका कर्ण होता है, यही तो बनेगा ना त्रिभुज। अगर ये एक्चुअल त्रिभुज देखा जाए वैसे ही बनेगा ये। और इसका सबसे बड़ी भुजा क्या है, देखिए सबसे बड़ी भुजा कौन सा आ जाएगा आपका बी वाला, हाँ 216 और उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 18 में, ये गलत हुआ है, ये कितना आएगा ये वाला, हाँ ये 200, क्योंकि इसमें 18 से 13 का गुणा हो रहा है तो उससे ज़्यादा आना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 234 और ये आपका कितना हो जाएगा, ये भुजा कोई भी इसमें से कोई एक मान लीजिए, दूसरा कोई मान लीजिए। एक मान लीजिए अगर हम 90 ले लेते हैं, एक कितना हो जाएगा आपका 216 हो जाएगा। तो ये कर्ण वाला हटा देंगे, लंब और आधार ये बन जाएगा, तो 1/2 इंटू 216 गुणे 90, अब तो गुणा कर लेंगे ना, यानी कि 108 गुणे 90, गुणा करिए कितना आ जाएगा, गुणा करके बताइए कितना गुणा करते रहिए, 9720 सही कर लेंगे ना। समझ में आ गया कि नहीं ये चीज़ें, देखिए इसका तरीका यहीं से देख लीजिए, जैसे ये किसमें आ जा रहा है आपका समकोण त्रिभुज में आ जा रहा है, परिमाप के लिए पहले में भुजा निकालना पड़ेगा। अब ये x भी ना माने तो चल जाएगा, ये सबको जोड़ लीजिए, कितना हो रहा है मेरा, देखिए 12 और 13 कितना हो जाएगा 25 5 30, यानी कि परिमाप मेरा कितना यूनिट है 30 यूनिट। आप समझे, ये तो समझने वाली चीज़ है, मतलब इतना समझना नहीं, डायरेक्ट यहाँ से कैसे कर देंगे। 30 यूनिट है, 30 यूनिट बराबर किसके दिया है 540 के, तो ये यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 18 के। एक बार है उन्हें कितनी यूनिट का मान निकालना, हमें पता चल गया अगर समकोण त्रिभुज है तो केवल 5 यूनिट का 12 यूनिट का मान निकाल लेंगे। बात समझे, तो डायरेक्ट फार्मूला भी लगा सकते हैं, देखिए 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो आधार ही मान लेंगे यानी कि 5 गुणे 18 हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ एक बार इसका गुणा होगा एक बार वाला से गुणा होगा, अब इंटू फाइनली सॉल्व कर लेंगे, एक लाइन में आ जाएगा। ये सब तो खाली समझने के लिए है। होटल को 300 के रूप में कोडित किया जाता है, तो हॉस्टल को क्या लिखा जाएगा, क्या कोड किया जाएगा बताइए। इसको 300 कोड कैसे बनाया, सबका नंबरिंग लिख के जोड़िए या स्क्वायर करिए, कितना आ रहा है सबका HOTEL, सबको जोड़िए, इसका नंबरिंग करिए कितना आ रहा है, H का H कितने नंबर पे होता है, O 15 20 5 सबको जोड़ लीजिए, क्योंकि गुणा करेंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा। सबको जोड़िए, कितना आ रहा है, जोड़ने कितना आ रहा है, जोड़िए देखिए कितना आ रहा है, 12 और 20 40 60 60 आ रहा है जोड़ने पे, इसका 5 गुना कर दिया, ये तो हुआ, तो जितना गुना किया है उतने गुना इसको भी कर देंगे, इसको भी निकाल के जोड़ के कितना कर दिए 5 गुना करिए, कितना आ रहा है नहीं, हाँ 5 गुना नहीं होगा, क्योंकि देखिए 5 जितना टेबल है, जितना अल्फाबेट नंबर 1 2 3 4 5 है तो 5 गुना करती है, यहाँ क्या गुना करना है
1 2 3 4 5 6 गुना कर छः। करिए, निकालिए, देखिए कितना आ रहा है। निकालिएगा, इसमें ही आएगा 474 निकाल लीजिएगा। ऐड करके उसको गुणा कर दीजिएगा 6 से, आ जाएगा। सही करेंगे। ये किसका कितना है बताइए? यदि एक राशि का 2 वर्ष में 12 से 1/2 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज 340 रुपया उसी दर से समान राशि पर उसी अवधि के लिए साधारण ब्याज क्या होगा? निकाल सकते हैं इसको? चलिए बता रहे हैं। अब जान लीजिए, दुनिया का कोई भी नंबर हो, किसी भी मतलब अमाउंट का अगर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज निकालना हो तो एक छोटा सा फार्मूला बता दें, सबका निकल जाएगा। देखिए, मैक्सिमम जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है या तो 2 ईयर का पूछा जाएगा या 3 या 4 ईयर का पूछा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब अगर CI की बात करें तो SI तो चाहे ज़्यादा पूछ सकता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट मैक्सिमम इतना ही पूछता है। या 9 मंथ का पूछेगा या 1.5 साल का पूछेगा, 1/2 साल, 1 से 1/2 ईयर का पूछता है, ऐसे ही पूछता है। इसमें क्या करते हैं, अगर 2 ईयर की बात करें, 2 ईयर का CI, इसको लिख लीजिए 2 × +1। ये आपका खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक अगर साल करके निकाल लेंगे, समझिएगा, तो ये आपका हो जाएगा SI, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। बात समझे? ये हो गया इसका डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI। इसको समझिएगा, बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत आसानी से इसे निकालने जाएंगे। और उसके बाद ये जो यहाँ से यहाँ तक साल करेंगे वो आ जाएगा आपका CI, यानी कि कंपाउंड। बात समझे? तो अब यहाँ पे देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए हमको एक सिंपल सा कोई दूसरा एग्जाम्पल लेकर समझा दे रहे हैं, उसके बाद उसमें चल रहा है। जैसे मान लीजिए हम प्रिंसिपल ले लेते हैं यहाँ पे 10,000। ब्याज की दर मान लीजिए हमने ले लिया, कुछ ब्याज की दर मान लीजिए 10% ले लिया, समय 2 ईयर, ये समझिए उसी आधार पे भी निकल जाएगा। अब देखिए, यानी कि हमें कुछ नहीं करना है, खाली इसका 10%, इसका 10% कितना हो जाएगा बताइए? 10,000 का 10% कितना होगा? 1,000 होगा ना। बस यहाँ पे हम 1,000 रख दिए, क्लियर हो गया? अब इसका 10% निकाल के यहाँ रख दीजिए, तो 1,000 का 10% कितना हो जाएगा? 100। यहाँ रख दीजिए। समझ में आ गया? आपका आंसर आपके सामने है। 2,000 इसका SI हो गया, यानी साधारण ब्याज। 2100 हो गया इसका CI, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। अगर डिफरेंस निकालना हो तो 100। मतलब एक ही में सारा आंसर दिख रहा है। जो आंसर पूछेगा यही तो पूछता है, या चक्रवृद्धि ब्याज या साधारण ब्याज या फिर उसका डिफरेंस, तीनों आंसर आपके सामने है। अब यहाँ देखिए, अगर SI की बात करेंगे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका? 2,000। CI की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरा? 2100। डिफरेंस की बात अगर करेंगे तो डिफरेंस मेरा कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? सेम उसी तरीके से इसमें हम अगर अप्लाई करें तो देखिए कैसे अप्लाई होगा। यहाँ पर देखिए है ब्याज की दर जो दे रखा है, ये कितना दे रखा है? देखिए ब्याज की दर जो है R है 12 सही 1/2, यानी किसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/8 लिख सकते हैं कि नहीं? बात समझे? 1/8। एक चीज़ और जान लीजिए, आप प्रिंसिपल जो ये मतलब कि प्रिंसिपल जैसे हम यहाँ 10,000 माने हैं या 100 मानते हैं या कुछ भी, तो ये प्रिंसिपल आप जितना यूनिट मानिए, जैसे यहाँ पे प्रिंसिपल तो दिया नहीं है, तो हम यहाँ स्वतंत्र होते हैं। प्रिंसिपल को यानी मूलधन को कुछ भी मान लें तो उसी की वैल्यू निकालें। जैसे हम मूलधन को x मानते तो x की वैल्यू निकालते हैं, मूलधन को अगर हम 5 माने तो हम 5 की वैल्यू निकालेंगे, मूलधन को 100 माने तो 100 की वैल्यू निकालेंगे। समझिएगा कि मूलधन माना कैसे जाता है इसमें।
अगर ये चीज़ें सीख गए तो CISI का हर क्वेश्चन इजी हो जाएगा। वैसे बाय मेथड जाएंगे ना तो बहुत टाइम लगता है, अभी देखिएगा 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा अगर वो चीज़ें टेक्निक समझ में आ गया तो। अब जैसे मान लीजिए 1/8 है तो जो टोटल प्रिंसिपल मेरा जो ये डिपेंड है वो किस पे डिपेंड है, इसी परसेंटेज से ही तो हम काटना हमें। जैसे मान लीजिए कोई अमाउंट है, जैसे हम कहेंगे 10,000 का, 10,000 का परसेंटेज से ही तो 10 निकाले। अगर इसको फ्रैक्शन में चेंज कर देते तो कितना होता है 1/10, यानी कि इसका 1/10 कर दे तभी ना आता। तो हम जो प्रिंसिपल है उसी को हम कितना मान ले रहे हैं, देखिए जो प्रिंसिपल मूलधन है उसी को इसी के अकॉर्डिंग मान लेना है। पहले जो दिया उसको ले लें, ये आपका हो गया। ये इसमें कितना दिया है समय दिया, बात समझे, और कुछ दिया है, और चक्रवृद्धि ब्याज दिया है कितना 340 रुपये। तो 340 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, मतलब टोटल जो CI है 2 साल का वो दिया है। अब इसमें हम प्रिंसिपल जो मान लें, प्रिंसिपल इसी के आधार पर मान लेना है 8 के आधार पर, चाहे 8 का स्क्वायर मान लें, चाहे 8 का क्यूब मान लें, चाहे 8 का तिगुना मान लें, चाहे उन्हें वो स्वतंत्र है। दोगुना मानेंगे तो ऐसा करिए कि 8 से 2 बार काटने पे कुछ अंक बचे, पॉइंट वगैरह में ना जाए। तो 2 साल का तो मैक्सिमम उसका स्क्वायर ले लीजिए, 60/8 64। तो प्रिंसिपल हम कितना यूनिट मान ले रहे हैं 64 यूनिट इसके आधार पे, बात समझे। अगर इसके आधार पे प्रिंसिपल कितना मान लिए 64 यूनिट, इसी के आधार पे तो माने हैं। अगर हम प्रिंसिपल 64 यूनिट मान रहे हैं तो इसके आधार पर अगर हम देखेंगे तो मेरा जो आप देखिए 2 दोनों तरीका बता दे रहे हैं, अभी बात में समझ देखिएगा। अब हम प्रिंसिपल के आधार पे, अगर ये प्रिंसिपल है इसके आधार पे अगर हम इसका 1/8 निकालें तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 होगा, बात समझे। और इसका 1/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 का 1/8 निकालेंगे तो 1 ही तो होगा, बात समझे। यानी कि टोटल कितना हो जाएगा 8 दूनी 16, ये 17, यानी कि 17 यूनिट यहाँ क्या बन गया चक्रवृद्धि ब्याज बन गया, बात समझे। और 8 दूनी 16 यूनिट यहाँ क्या बन गया साधारण ब्याज बन गया, बात समझे। यानी 17 यूनिट का मान दिया है और 16 यूनिट का मान हमें निकालना है, क्योंकि ये जो 340 रुपया दिया है ये क्या दिया है चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 17 यूनिट का मान दिया है। तो 17 यूनिट बराबर अगर 340 के है तो ये यूनिट बराबर किसके हो जाएगा 20 के, बात समझे। तो 16 यूनिट बराबर किसके हो गया आपका 16 गुना 32 320 के। आपका आंसर आपके सामने है ना, प्रिंसिपल निकालना पड़ा ना कुछ निकालना पड़ा, उसी यूनिट से आपका साल हो गया। समझ में आया कि नहीं, एक बार फिर से बता देगा। देखिए पूरा खेल इसमें इसी का है, ये मानने के ऊपर, इसको जितना मानेंगे उसी हिसाब से हम जो है CI निकालेंगे, उसी हिसाब से हम SI निकालेंगे। प्रिंसिपल हम कितना माने हैं, इसी 64 इस नाते लिए हैं कि इसके मल्टीप्लाई में वो चीज़ें आएगा 1/8 परसेंटेज से ही तो गुणा भाग करेंगे, जो परसेंटेज है उसी का हम क्या ले लिए स्क्वायर ले लिए। ये यानी कि 64 यूनिट अगर हम निकाल देंगे तो इसका प्रिंसिपल निकल के आ जाएगा, बात समझे। इसी काम में यहाँ प्रिंसिपल भी पूछ सकता है ना, इसी काम में प्रिंसिपल निकालना होता तब कितना होता मेरा प्रिंसिपल देखिए कितना यूनिट बनता है, 1 यूनिट बराबर 20 के है, 64 यूनिट बराबर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा मेरा मूलधन आ जाता। अगर पूछा होता तभी तो इजी रहता ना, पूरा कर देते तो कितना आ जाता, देखिए 0 चौकाट 2 4 1280 इसका प्रिंसिपल मिल जाता है। लेकिन इसकी हमें ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ तो सब यूनिट में चल रहा है ना। आपका जो साधारण ब्याज हो गया 16 यूनिट हो गया, यहाँ से यहाँ तक जोड़ दीजिए, आपका कितना यूनिट बन गया, आपका CI बन गया, चक्रवृद्धि ब्याज बन गया। इससे थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ये सीख सकते हैं अच्छे से। तो इसको एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं पूरा, इसको मिटा देंगे काट दें, एक बार फिर से इसको समझ लीजिए, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो समझ लीजिए, अब देखिए हमने क्या कहा 2 अब यहाँ से हम क्या लिए हैं, समय आपका कितना दिया है 2 ईयर, R दिया है 12 से 1/2, कितना लिख दिए 1/8, समझे। अब
टोटल जो सीआई दिया है कितने ईयर का, 2 ईयर का, कितना दिया आपका 340। अब जिसमें हम क्या मान ले रहे हैं, जो इसका प्रिंसिपल है वो कितना यूनिट है, इसी के आधार पे, क्योंकि अगर प्रिंसिपल निकाल लेंगे तभी मेरा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज निकाल सकते हैं, और प्रिंसिपल से सीआई एसआई का भी जो है मानक निकाल सकते हैं। तो प्रिंसिपल को हम कितना मान लिए, 100 मानेंगे तभी आएगा, ऐसा नहीं आएगा, लेकिन 100 का मान जब निकाले, इसको 100 मानेंगे तो 8 से जब भाग देंगे 100 में तो पॉइंट में आ जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो जब पॉइंट में आएगा तो कैलकुलेशन क्या होगा, कैलकुलेटिव होगा, तो बढ़ेगा कैलकुलेशन। तो अब यहाँ पे कितना मान लिया, 8 है, इसी के मल्टीप्लाई में ले लिए। 64 के सिवा और भी कुछ मान सकते हैं, 16 भी मान सकते हैं, 32 भी मान सकते हैं, लेकिन 32 मानेंगे तो फिर पॉइंट में आएगा, जिस नाते कम से कम 2 बार 8 से मल्टीप्लाई हो जाए। अब यहाँ से वही कर दिए 2, अब इसका 1/8 निकाले, कितना हो गया मेरा 8, इसका 1/8 निकाले, अब यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो गया आपका एसआई हो गया, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया सीआई। तो 8 × 16 17, 17 यूनिट इसमें क्या बन गया आपका सीआई बन गया। तो 17 यूनिट बराबर किसके दिया है आपका 340 के, तो 16 यूनिट बराबर डायरेक्ट निकाल सकते हैं, 17 × 24 20, और फिर 20 यूनिट 16 बटे कितना हो जाएगा 20, 16 × 32 यानी कि 300। समझ में आया कि नहीं आया, तो आगे होगा नहीं समझ में आया। इसमें बताइए कितने चतुर्भुज, अरे कितने समांतर चतुर्भुज की संख्या कितनी बताइए। समांतर क्या पूछा है, संलग्न आकृति में समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितना हो जाएगा, बताइए कितने समांतर चतुर्भुज बनेंगे, गिनिए, निकाल लेंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आया तो इसके बारे में कुछ पहले जान लीजिए, ऐसे देखिए गिनेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, बात समझे। कुछ इसका ट्रिक होता है उसको समझ लीजिए, तो वही बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, पहले त्रिभुज से देखते हैं, अगर इसमें अगर ऐसे कर दे तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा 3, अब 4, कितना हो जाएगा, इसका कुछ ट्रिक होगा ना, कैसे निकाल रहे हैं इसको। ऐसे तो अभी मान लीजिए फिर ऐसे खींच दें, क्या ट्रिक है बताइए, आंसर बताइए। तो पढ़े होंगे ना कहीं ना कहीं, तो इसका क्या है बताइए। देखिए याद करिए सब चीज़ें, एग्जाम में इसे कितना भी पढ़ा दिया जाएगा, जब आप नहीं पढ़ेंगे, घर पे रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या मतलब रह जाएगा, और बोरियत लगेगा, क्योंकि मैथ बहुत इंटरेस्टिंग है, मैथ रीजनिंग दूसरा सब्जेक्ट से बहुत, लेकिन ये है कि जब समझ में नहीं आएगा तो बोर हो जाएंगे, जैसे अभी वो वाला चैप्टर था उसमें बोर हो जाएंगे। तो उसी हिसाब से मैथ, लेकिन मैथ में क्या है, अगर चीज़ें सीख रहे हैं तो यहाँ बोरियत नहीं होगा। यहाँ एक बैग नहीं लगा सकते, मान लीजिए जो भी क्वेश्चन बता रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट भी हम समझा दे रहे हैं, जैसे CISI बता रहे हैं उसका कॉन्सेप्ट, उस टाइप से कोई क्वेश्चन आएगा आप कर ले जाएंगे, एक पे नहीं सब पे फॉलो करेगा। इसमें देखिए 1 2 3 4, जितना ये खाना उतने को गिन लीजिए, कितना हो जाएगा 1 2 3 4 से काउंटिंग कर लिए, 4 3 7 2 9 1 10, इसमें 10 त्रिभुज बनेगा, फिर काउंट करके देखिए, चाहिए इतना काउंट कर लिया। जैसे देखिए ये है, इसको हम ऐसे करते 3 तो दिख रहा है ना, एक बड़ा वाला एक ये 2 छोटा वाला, 1 2 दोनों को काउंट किया तभी ना 3 आया। तो इस तरीके से अब इसमें देखिए अगर ऐसे हम और मिला दें तो इसमें कितना त्रिभुज हो जाएगा 20 त्रिभुज हो जाएगा, बात समझे। तो इस बेस पे गिन सकते हैं ऐसे ही। अब ऐसे जैसे मान लीजिए दिया है, ऐसे वर्ग का भी होता है, आयत का भी होता है, सबका होता है। जैसे मान लीजिए हमने दिया दिया इसमें कितना त्रिभुज होगा
कुछ नहीं, बस बेस कितना निकले, एक कितना हो गया, एक दो तीन, तीन दो पाँच और एक दो तीन चार से सात दो नौ एक दस, सबको जोड़ लीजिए, 10 से 16 18। समझ में आ गया? अब इसमें देखिए, इसमें क्या पूछा, समांतर चतुर्भुज एक और डाल है वर्ग वाले में। इसका ट्रिक होता है उसको बता देंगे, बाकी जो लिखने वाला होगा उसको इसमें कितना वर्ग होगा बताइए, कैसे 5 कैसे होगा, कोई तरीका है इसका निकालने का? गिन के नहीं, वैसे कोई तरीका होता है, वैसे तो मान लीजिए चाहे जितना इसमें खींचेंगे तो कहाँ गिन पाएगा। अब देखिए इसमें क्या होता है, इसका निकालने का तरीका 1 लिख लिए, खाली काउंटिंग के लिए, ये 1 का स्क्वायर कर दिए, 2 का स्क्वायर कर दिए, ऐड कर लिए, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 2, 4 1 कितना हो गया 5। बात समझे, तो ये हो जाएगा। और आपका इसमें कितना त्रिभुज होगा बताइए, टोटल त्रिभुज इसमें कितने होंगे? कितना हो जाएगा बताइए? 1 2 3 4 तो दिख रहा है सीधा सीधा, और एक इसमें कैसे काउंट करेंगे, सिंगल त्रिभुज देख लेंगे, एक कितना हो जाएगा 4, दो दो त्रिभुज मिलके एक त्रिभुज बनेगा, एक ये मिलके बनेगा, एक मिलके बनेगा, एक ये मिलके बनेगा, एक ये मिलके बनेगा, यानी कि 4 वो मिल जाएगा, कितना हो जाएगा? इस हिसाब से अगर यही मान लीजिए ऐसे मिला दें इसमें, अगर इसमें कितना त्रिभुज होगा बताइए, धीरे धीरे उसमें चलना है अभी। ये कितना होगा, एक, अब देखिए 8 यहाँ होगा, 8 यहाँ होगा, 16 तो हो ही गया। अब कौन कोई और बढ़ेगा इसमें, एक ये बढ़ जाएगा, समझे, और ये बढ़ जाएगा, तो 8 दूनी 16 तो 18 हो जाएगा। अब इसमें क्या पूछा है, समांतर चतुर्भुज। अब देखिए समांतर चतुर्भुज में तो ऐसा कुछ नियम होता नहीं कि कहीं आधार पे रख के निकाल दे, तो हम इस नाते बता दिए कि ऐसा कुछ आएगा तो ऐसे निकाल सकते हैं। एक और इसमें बता देना है, इसी में देखिए अगर ये इसमें कितना हो जाएगा बताइए, हाँ इसमें कितना वर्ग हो जाएगा, बस ये देख लीजिएगा सेम बराबर है, 1 2 3 4 इधर भी है, 1 2 3 4 इधर भी है, तो वही स्क्वायर करिए, 1 2 3 4 सबका स्क्वायर करके ऐड कर लीजिए, तो 1 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा 1 ही होगा, 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, सबको जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा 9 1 10 17 20 36 4 30 आएगा, 30 चतुर्भुज होगा, चतुर्भुज नहीं वर्ग हो जाएगा, यहाँ पे चतुर्भुज भी कह सकते हैं वर्ग भी कह सकते हैं। अगर भाई ये बराबर नहीं है तब क्या होगा, तो मानिए इधर कम इधर ज़्यादा है, ऐसे है।
इसमें तो स्क्वायर करेंगे नहीं क्योंकि चारों तरफ से बराबर है नहीं, तो इसमें देखिए क्या करते हैं 1 2 3 4 काउंट कर लीजिए। यहाँ कितना हो जाएगा आपका 1 2 3, बात समझे? तो इसका गुणा इसमें कर लीजिए 3 गुणे 4, बात समझे? 2 गुणे 3, देखिए 2 गुणे 3 यहाँ तक आ गया। ये जो बचा हुआ है जैसे प्लस 1 गुणे, मतलब ऐसे क्या होता है अगर ये वर्ग होता तो 4 3 गुणे 3 करते, मान लीजिए अगर यहाँ तक होता तो 3 गुणे 3 हो जाता, 2 गुणे 2 हो जाता, 1 स्क्वायर हो जाता। इसमें ऐसा कुछ है नहीं, जहाँ खत्म हुआ वहीं खत्म कर दिए। 3 का गुणा 4 में कर लिए, 2 का गुणा 3 में कर लिए, बचा क्या है? ये लाइन तो बचा है 1 गुणे 2 यानी कि 2 ही वर्ग बनेगा। इस हिसाब से आप समझ में आ गया? ये वाला मल्टीप्लाई इसमें कर लिए 3 इंटू 4, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कर लीजिए, देखिए 2 इंटू 3, और फिर बचा क्या यहाँ पे? ये बचा यहाँ से यहाँ तक, और इसका मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 1 इंटू वर्ड कर लीजिए। समझिए अगर पूरा बना होता मान लीजिए इस टाइप से होगा, अगर दिए 4 होता है वर्ग मान के चलिए। उसमें क्या करते देखिए 1 2 3 4 2 3 4, 4 का पूरा 4 में करते हैं तो 4 का स्क्वायर ही तो होगा। वही देखिए डायरेक्ट यहाँ पे 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर एक होगा। लेकिन 4 का पूरा 4 में करेंगे 4 हो जाएगा, 3 का पूरा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का 2 में करेंगे 2 का स्क्वायर। जब बराबर होगा दोनों तरफ तब ये हो जाएगा। अगर इतना कंडीशन में रहेगा तो आप फॉर्मूला लगा सकते हैं, मतलब इस तरीके से कर सकते हैं। बाकी जो अगर इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें आपका पूछा है कि समांतर चतुर्भुजों की संख्या कितनी होगी इसमें तो इसमें आपका बन जाएगा टोटल जो बनेगा वो इसमें होगा आपका 15 कैसे आएगा आप देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पे अब बनेगा कैसे ये देखिए समांतर चतुर्भुज का मतलब हो गया एक ये बन जाएगा यहाँ पे, बात समझे? एक आपका कौन सा बनेगा? ये बनेगा। इसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं है कि जिससे हम निकाल लें, ट्रिक बेस पे जितना था उतना हम बता दिए, इसमें आपको गिनना ही पड़ेगा। तो ऐसे ही यहाँ हो जाएगा आपका 3 और कहाँ बनेगा? फिर देखिए ये यहाँ बनेगा 4, यहाँ बन जाएगा आपका 5, यहाँ से यहाँ बनेगा 6, जैसे यहाँ से यहाँ बनेगा 7, फिर आपका ये बन जाएगा 8, फिर ऐसे ही बनाते चले जाइए। फिर इधर से बन जाएगा आपका 9, और फिर जो है इधर से बन जाएगा ये 2 करके 10, फिर इधर से बन जाएगा ये तो समांतर चतुर्भुज में आ जाएगा 11। बस ये देखना है कि आमने सामने की भुजा बराबर हो और समांतर होनी चाहिए, क्या समझे? और फिर आपका ये इधर ही बनेगा, यहाँ से यहाँ तक भी बन सकता है, बन जाएगा ना ये वाला। उसके बाद देखिए यहाँ से ये वाला पूरा बनेगा, फिर ये भी बन सकता है, ऐसे गिनेगा तो 15 तक जाएगा, बात है ना? तो ये इस टाइप इसका कोई ट्रिक नहीं है कि मतलब कि बेसिक से गिन के बता दें या फिर बच्चे ट्रिक का हम बता दें। वर्ग में और त्रिभुज में होता है, इसमें गिनना ही पड़ेगा। जैसे पहले सिंगल जो है 1 2 3 दिख रहा है, उसके बाद फिर 2 खाने मिला के देख लीजिए, जैसे 3 करके मिला के देख लेंगे तो टोटल इसमें 15 बनेगा। इसमें बताइए कौन सा सी में कौन सा है?
खाली स्थान है, क्वेश्चन मार्क की जगह पे अनुपस्थित संख्या कौन सी होगी बताइए, दिमाग में वही क्या है। अब देखिए इसका डिफरेंस अगर लीजिए, कितने का डिफरेंस आ रहा है, 4 का, और इसका डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का। तो 4 अगर यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें तो 6 होगा, यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस देखें तो कितना हो जाएगा, 8 होगा। तो डिफरेंस हो रहा है। तो यहाँ देखिए अगर यहाँ 4 जोड़े तो 7 आ गया, 7 में से 6 जोड़ने कितना हो जाएगा, 13, यानी कि यहाँ कितना हो जाएगा मेरा 30 के बाद आना चाहिए, बाकी किसी को ऊपर देख लीजिए, ऊपर भी मिला लीजिए। तो यहाँ से इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, और देखिए 2 का, और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है आपका 5 का। तो यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा, 3 का, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस कितना आएगा